हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी एग्जाम के लिए। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 20 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि ध्यान रखिए एग्जाम इंजन डेली आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल फ्री में तो लाता ही लाता है। इतना ही नहीं, एग्जाम इंजन के कोर्सेज, चाहे वो वीओडी कोर्सेज हो चाहे वो लाइव कोर्सेज हो, जिनकी फीस भी सबसे कम होती है। तो सबसे कम पैसे में आप तक शिक्षा अगर पहुंच पा रही है तो एग्जाम इंजन के लिए 5 स्टार रेटिंग तो बनती है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था आपसे कि मुलिगन वर्ड का यूज इनमें से कौन से खेल में किया जाता है। तो मुलिगन वर्ड का यूज किया जाता है गोल्फ में। आप में से कई सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया है। अब जिनको नहीं पता है उनको यहां पर मैं बता देता हूं। देखिए, गोल्फ में जो ये मुल्गन वर्ड का यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा गोल्फ एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत बड़ा एक ग्रीन ग्राउंड होता है। इसमें आपके पास गोल्फ स्टिक होती है, दरअसल उसको क्लब बोला जाता है। और वो जो गोल्फ स्टिक होती है उससे आपको एक व्हाइट कलर की छोटी सी बॉल को शॉट के स्वरूप में मारना होता है इस पूरे फील्ड में। तो अगर आपका शॉट चूक जाता है, किसी भी वजह से ब्लंडर हो जाता है, या मान लीजिए आपका शॉट चूक गया, तो उस केस में आपको जो दोबारा चांस मिलता है उसको बोला जाता है मुलिगन। तो बात आ गई समझ कि आप एक तरीके से बोल सकते हो कि शॉट पे आपको जो रिजर्व का चांस मिलता है या अगेन या फिर दोबारा चांस मिलता है उसे मुलिगन बोला जाता है। बाकी जो गोल्फ है, इसको सबसे पहले भारत में टर्किश लोग लेकर आए थे। कौन? तुर्क लेकर आए थे। इतिहास में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है क्योंकि जो तुर्की लोग थे वो इसको चौगान बोलते थे। क्या बोलते थे? चौगान। तो आपसे क्वेश्चन इतिहास में ये पूछा जाता है कि चौगान को भारत में सबसे पहले लाने वाले कौन लोग थे, तो आपका आंसर क्या होगा? तुर्क लोग थे। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये कौन सी फंड मैनेजमेंट कंपनी है जिसको ये परमिशन दे दी गई है कि ये एचडीएफसी बैंक में 9.99% स्टेक खरीद सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड को यह परमिशन दे दी है कि ये एचडीएफसी बैंक में 9.99% स्टेक्स अब खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, पहले भी मैंने आपको बताया है कि पिछले साल एचडीएफसी बैंक का मर्जर एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हो चुका है, और जब इसका मर्जर हुआ तो ये भारत की सबसे बड़ी कैपिटल बेस्ड कंपनी बन गई है। एचडीएफसी बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, छोटे मोटे अंतर से नहीं। अगर इस टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, मतलब अगर पूंजी देखें, तो एसबीआई की जो पूंजी है ये 5 लाख करोड़ की है। कितने की? 5 लाख करोड़ की। लेकिन एचडीएफसी बैंक की पूंजी 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है इस टाइम पे। तो आप खुद समझ लो, एचडीएफसी बैंक का मर्जर पिछले साल जब से एचडीएफसी लिमिटेड से हुआ है, तब से इसने कैपिटलाइजेशन के मामले में लगभग दुगने की बढ़त बना ली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो एसबीआई अब चाहता है कि ये एचडीएफसी बैंक में पार्टनरशिप करें, तो इस वजह से ये एचडीएफसी में शेयर खरीदना चाहते हैं। लेकिन आरबीआई का कहना है कि आप 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं कर सकते हो। तो इनको 9.99% स्टेक परचेज करने की परमिशन अभी हाल ही में दे दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है डीके खारा, दिनेश कुमार खारा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास इस बार गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के डिक्लेयर किए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में एस्टैब्लिश किया गया। कैनरा बैंक 1906 में। बीओबी का हेडक्वार्टर वडोदरा है। कैनरा बैंक का बेंगलोर है। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कौन से नए 2 जजों की नियुक्ति करी गई है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 नए जजेस अपॉइंट किए गए हैं। एक तो प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, और दूसरे हैं केवी विश्वनाथन। तो ये 2 लोगों का अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया, और दोनों को शपथ दिलाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जज हैं डी वाई चंद्रचूड़ ने। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो जो इस टाइम पर सीजीआई हैं डी वाई चंद्रचूड़, ये कौन से सीजीआई हैं भारत के? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, ये 50वें सीजीआई हैं।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में म्यांमार में आपको पता है एक चक्रवात आया है, एक साइक्लोन आया है, तो वहां पर मदद देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो भारत ने म्यांमार में साइक्लोन में लोगों की मदद करने के लिए करुणा नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। और यहाँ पर साइक्लोन कौन सा आया है? इसका नाम है मोचा। क्या नाम है? मोचा। मोचा नाम का साइक्लोन आया है। और इस साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को म्यांमार में पलायन करना पड़ा है, अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी हैं। खैर ये कुछ ही दिन की बात है। अब यहाँ पर एनडीआरएफ टीमों ने और साथ में इंडियन नेवी ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है और लोगों को इमीडिएट बेसिस पर राहत पहुंचाई जा रही है। और म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। क्या बोलते हैं इसको? नेपिडे। और म्यांमार में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है मिन ओंग हालियांग। यहां पर मैं लिख देता हूं, मिन ओंग हालियांग। ठीक है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि पहली बार भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये कितने रुपए का आंकड़ा पार कर गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं और जो दूसरे देशों को बेचे जाते हैं, तो वो कितने का आंकड़ा पार कर गया ये व्यापार। तो पहली बार 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। और ये रिपोर्ट है 2022 से 23 के सत्र की। मतलब कहने का कि 2022 से 23 के इस एक साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिफेंस इक्विपमेंट्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाकर दूसरे देशों को बेचा गया है। इसमें एक नहीं कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गई और स्मॉल वेपन्स हो गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट हो गए, मैरीटाइम कैरियर हो गए जैसे कि कोचिन शिपयार्ड बनाती है, जीआरएसई बनाती है, ये सब मैरी क्राइम कैरियर बनाते हैं, उनको भी हम दूसरे देशों को बेचते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं आने वाले टाइम में उनके लिए एक गुड साइन है। और इस तरीके के जो आर्मर्ड व्हीकल हैं ये टाटा के द्वारा भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं ये सब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में बन रहे हैं और भारत सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इनको एक्सपोर्ट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट 2023 को अटेंड कर रहे हैं जापान के कौन से शहर में? तो इस बार का G7 समिट 2023 जो है ये जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया जा रहा है। और हिरोशिमा में इसका वेन्यू है प्रिंस ग्रैंड होटल, जहां पर इस बार का G7 समिट हो रहा है। ये समिट 19 मई को शुरू हो चुका है, मतलब कल के दिन। और ये कब तक चलेगा? ये कल के दिन तक चलेगा, 21 मई तक। तो 3 दिवसीय 19, 20 और 21 मई तक ये आयोजित किया जाएगा। G7 की स्थापना 1975 में करी गई थी। G7 7 देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस भी है, इसमें कनाडा इसमें मेंबर है, इसके बाद इटली ये भी इसका मेंबर है, जर्मनी भी इसका मेंबर है और जापान इसका मेंबर है। ये वो 7 कंट्रीज हैं जो कि G7 के परमानेंट सदस्य हैं। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम ये सभी देश भी इस बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक और यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है, अंदाजा ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के दिन तक पहुंच गए थे 19 मई को वहां पर, तब तक व्लादिमीर जेलेंस्की नहीं आए थे। हो सकता है आज शाम तक व्लादिमीर जेलेंस्की वहां पहुंचे या फिर 21 तारीख को ही पहुंचे। तो ये बात होगी तब की, अगर कुछ सैंक्शंस आते हैं उसके बाद, क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की जब हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर तो जाहिर सी बात है रूस के ऊपर कुछ और प्रतिबंध लग सकते हैं। तो उनका अपडेट जो भी होगा वो मैं आपको दूंगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा इस बार जो G7 समिट हो रहा है जापान में, ये 47वां संस्करण है, सॉरी 49वां संस्करण है, 49th एडिशन। और ये जो नैरा शहर है यह भी कुछ टाइम पहले न्यूज में था। क्यों? क्योंकि जापान के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है? शिंजो आबे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नैरा शहर में, इस वजह से न्यूज में था। अभी हाल ही में कौन से देश का सुप्रीम कोर्ट है जिसके द्वारा जो इंटरनेट कंपनियां हैं उनकी साइट पर जो पोस्ट की गई सामग्री है उसके लिए जवाबदेही नहीं ठहराई जा सकती है उन्हें, यह फैसला सुना दिया है इन्होंने। तो यह है अमेरिका। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। इनका कहना है कि जो भी इंटरनेट कंपनीज हैं उनके द्वारा जो भी कंटेंट पोस्ट किया जाता है उनकी साइट्स पर, तो उसके लिए उनकी जवाबदेही नहीं होगी, मतलब उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वो दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आप जिस तरीके की सर्चिंग करते हो उस तरीके का डेटा आपको साइट्स में दिखेगा, तो इसके लिए आप उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। और इन
अगर अमेरिका की बात करें तो इसके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1789 में करी गई थी। और अमेरिका में अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ ही महीने पहले की बात है, करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, पहली बार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में किसी ब्लैक वुमेन को जज के रूप में अपॉइंट किया गया था। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। केतांजी ब्राउन जैक्सन। जैसे भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हैं, उसी तरीके के अमेरिका के चीफ जस्टिस कौन है? ये हैं जॉन रॉबर्ट जूनियर। क्या नाम है? जॉन रॉबर्ट जूनियर इस टाइम पे। ये कौन सा देश है जिसने अभी G7 समिट के दौरान जापान में रशिया के हीरो और धातुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है ऋषि सुनाक की सरकार, ब्रिटेन में। ब्रिटेन ने रशिया से आने वाले सभी तरीके के हीरो पर और सभी तरीके की धातुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये सब इस वजह से है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अब रशिया के ऊपर लगातार जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं, और रशिया बड़ी मुसीबत में आता जा रहा है धीमे धीमे। रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो स्विफ्ट अकाउंट्स हैं उनकी फैसिलिटी भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसी दौरान अमेरिका ने भी रशियन डायमंड्स पर बैन लगा दिया है, और साथ में रशियन वोडका पर भी बैन लगा दिया है इन्होंने। तो अमेरिका ने रशियन डायमंड और वोडका पर बैन लगाया, और ब्रिटेन ने रशियन डायमंड और मेटल पर बैन लगाया है। और ब्रिटेन में इस टाइम पर ऋषि सुनाक की सरकार है। आपको पता है ये भारतीय मूल के ही हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। क्या नाम है? कंजर्वेटिव पार्टी। आप में से कई लोगों को सकता है ना पता हो, इंग्लैंड और ब्रिटेन में अंतर क्या है। जो ब्रिटेन है, जिसको आप यूके बोलते हो, यूनाइटेड किंगडम बोलते हो, दरअसल ये कुछ देशों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से देश इसमें आते हैं? तो इसमें चार देश आते हैं। एक तो आपका स्कॉटलैंड आता है, दूसरा आयरलैंड आता है, तीसरा इंग्लैंड आता है, और इंग्लैंड के अलावा वेल्स। ठीक है, ये चार देशों से मिलकर क्या बनता है? यूके बनता है। टाटा सन्स के जो चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन, अभी हाल ही में इनको कौन से देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को अभी हाल ही में फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसको शेवेलियर दे ला लीजन दी ऑनर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? दे ला लीजन दी ऑनर। और इनको यह सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि टाटा की वजह से फ्रांस गवर्नमेंट ये मानती है कि इन्हें बहुत सपोर्ट मिला है व्यापार में। इसके अलावा टाटा ने इन्हें काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बना कर दिए हैं। जैसे कि टाटा की वजह से A320 नियो प्लेन्स भी इनको मिले हैं, ये टाटा ने ही बना कर दिए हैं फ्रांस को। अपार्ट फ्रॉम दिस, A350 एयरक्राफ्ट भी टाटा ने ही बना कर दिए हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में और काफी बेहतर रिलायबिलिटी के साथ। इसके अलावा एयरबस भी इनको बना कर दी है टाटा ने। ठीक है, और आर्मर्ड व्हीकल भी बना कर दिए हैं इनकी सेना के लिए। तो ये सब टाटा ने इनको बना कर दिए हैं, जिसकी वजह से फ्रांसीसी सरकार ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। और जो एन चंद्रशेखरन है, ये इस टाइम पर टाटा सन्स, टीसीएस, इन सभी का पदभार संभाल रहे हैं। फ्रांस में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। आपको पता है जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको बोलते हैं शेवेलियर डी ला लीजन ऑनर, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही इसकी स्थापना 1802 में करी थी। और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। मालदीव्स में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। अमरीकी फाइनेंस रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनले। इन्होंने 2023 से 24 के सत्र के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? तो मॉर्गन स्टैनले ने 6.2% का प्रिडिक्शन दिया है। मॉर्गन स्टैनले की स्थापना 1935 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं जेम्स गॉरमैन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जेम्स गॉरमैन, ये इसके सीईओ हैं। अभी हाल ही में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं ए के जैन। और ए के जैन किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये जगह ले रहे हैं डी के शराफ की। डी के शराफ अब रिटायर हो रहे हैं, और अब ए के जैन पदभार संभालेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 2006 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ए के जैन
सीनियर आईएएस अधिकारी हैं एमपी कैडर के, और इससे पहले ये कोल विभाग में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। इस बार 2023 की नाइट फ्रैंक एनुअल हाउसिंग ग्रोथ रिपोर्ट में कौन से शहर ने टॉप किया है? दरअसल इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि दुनिया भर में नाइट फ्रैंक ने सर्वे किया है और यह पता किया कि पिछले एक साल में रहने वाली प्रॉपर्टी में कौन से शहरों में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ के बढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है पूरे दुनिया में दुबई में। आपको पता है कितनी? 44.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब आप ये समझ लो कि लगभग लगभग आप ये समझ लो कि 1.5 गुने का फर्क आ रहा है प्रॉपर्टी में। इतनी तेजी से प्रॉपर्टी के दाम दुबई में बढ़ रहे हैं। तो नंबर वन पे तो दुबई रहा। अब अगर भारत में बात करें तो भारत में मुंबई की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा ग्रोथ पर रही। मुंबई में 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर टॉप में देखें, मतलब पूरा ओवरऑल में देखें, तो मुंबई की रैंकिंग 6 है और भारत में पहली है। मुंबई के बाद बैंगलोर है, बैंगलोर के बाद नई दिल्ली है। और नाइट फ्रैंक इंडिया के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है शिशिर बैजाल। क्या नाम है? शिशिर बैजाल। इन्होंने इस रिपोर्ट के तहत एक और रिपोर्ट डाइवर्ज करी है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जो दिल्ली हो गई, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गए, इन सभी शहरों में पिछले 12 महीने में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है, नितिन गडकरी ने दरअसल ये अनाउंसमेंट किया है कि 1 लाख करोड़ की मदद से आने वाले समय में कितनी टनल भारत में बनाई जाएंगी। तो दरअसल जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 1 लाख करोड़ की धनराशि और आवंटित कर दी गई है अलग से। और इसके तहत ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय टारगेट लेकर चल रहे हैं कि कम से कम 350 और नई टनल भारत में बनाएंगे। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 2022 में हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन से शहर ने स्टार्टअप कैपिटल के रूप में टॉप किया था? मतलब सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां पर खोले गए हैं 2022 के सत्र में भारत में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम एग्जाम इंजन में एक कोड है VARUN10। वरुण 10 अगर आप लगाते हैं, यहां पर भी लिखा हुआ था ये कोड, तो वरुण 10 की मदद से आपको एग्जाम इंजन में हर एक कोर्स में, आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, उसमें फ्लैट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वरुण अवस्थी 07 पे। इंस्टाग्राम पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें मस्ती करते हुए शेयर करता हूँ, तो आप उन सारी चीज़ों को वहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सीजल 2023 अगर आप देने जा रहे हैं जुलाई के महीने में जो होने जा रहा है, तो ये रनिंग बैच है मेरा, जो कि लाइव बैच एज ए चल रहा है। इस बैच की खास बात यह है कि आप इसमें एनरोल करते हैं तो एक ही बार में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिल जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, लाइव क्लासेस यहाँ पर मैं वन लाइनर के फॉर्म में ले रहा हूँ, और साथ में साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की सारी लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है नहीं। इस बार आपकी नैया पार लग जाएगी। और हाँ, एक बार फिर से ऐसे स्टूडेंट जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं 2022 के सीजल एग्जाम में, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मेल्स भी मिल रहे हैं, आपके मैसेजेस भी मिल रहे हैं, जितने हो पाए उतने कल मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किए, यूट्यूब कम्युनिटी पर भी शेयर किए, बट सबके स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो आप सभी को एक ही बार में मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, इस बार फिर से सिलेक्शन लेंगे तगड़ी मेहनत करके, ठीक है। एग्जाम इंजन पर आप रिकॉर्डेड बैचेस केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे भी अवेल कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में, बिल्कुल नॉमिनल फीस में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगल में हो।